नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोरोना काल में पंचायत ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षकों की संख्या पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों ही पक्ष अलग अलग दावे पेश करके मृत शिक्षकों के नाम पर राजनीति खेल रहे हैं। और वहीं इन मृत शिक्षकों पर अब कोई भी अपना पक्ष रखने से बाज नहीं आ रहा है। कोई अलग आंकड़े बता रहा है और सरकारी आंकड़े तो बेहद ही अलग है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में हुए यूपी पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है। अब चुनाव तो हो गए हैं, नतीजे भी सामने आ गए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कितने ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की मौत हुई है, इस पर बवाल जारी है। एक तरफ शिक्षक संगठनों द्वारा 1621 शिक्षकों की मौत वाला आंकड़ा पेश किया जा रहा है, तो वहीं सरकार सिर्फ 3 शिक्षकों का जिक्र कर रही है। अब जब आंकड़ों में इतना अंतर देखने को मिल रहा है, इस वजह से दोनों तरफ से सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं और समाधान कोई निकलता नहीं दिख रहा। बड़ी बात यह है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस बात पर भी आपत्ति जाहिर कर दी है कि सभी शिक्षकों की मौत कोरोना की वजह से हुई होगी। इस बारे में उन्होंने कहा कि कोविड काल में समाज के सभी तबके की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान इन शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हुई है। इस बात पर मुझे आपत्ति है। चुनाव ड्यूटी के दौरान किस मृत्यु को चुनाव ड्यूटी के दौरान की मृत्यु माना जाए, इसके लिए निर्धारित गाइडलाइन है और उसी के अनुसार ये तय होता है। ऐसे में सरकार ने इस विवाद पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने मृत शिक्षकों की मदद का आश्वासन दिया और मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन शिक्षक संगठनों द्वारा बताए गए तमाम तथ्यों को गलत बता दिया गया है। इस वजह से शिक्षकों और सरकार के बीच जारी ये तनाव अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में दोनों तरफ से और भी दावे किए जा सकते हैं। बहरहाल सरकार ने विपक्ष के हमलों से बचते हुए ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षकों को मदद का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर बात संख्या पर ही फंसती नजर आती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस वक्त शिक्षकों पर घमासान जारी है। कोरोना काल चल रहा है पूरे देश में, जहां हर राज्य में इस वक्त कोरोना को लेकर लगातार सरकार एक्टिव मोड पर है। वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षकों का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। कारण शिक्षकों की मौत पर छाई राजनीति। आखिर ये पूरा मामला क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव अप्रैल के माह में आयोजित किए गए थे, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना अपने पीक पर था। लोग काल के गाल में समा रहे थे, अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे, पर फिर भी पंचायत चुनाव अपनी तारीखों पर ही आयोजित किए गए। जिन टीचर्स की ड्यूटी उन चुनावों में लगी थी, उन्होंने लगातार सरकार से अपील की। वहीं कोर्ट के भी उन्होंने दरवाजे खटखटाए और न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि साहब, इस वक्त पंचायत चुनाव कराना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। पर सरकार ने और कोर्ट ने उनकी एक भी ना सुनी और पंचायत चुनाव आयोजित किए गए। पंचायत चुनाव संपन्न हुए, प्रधान भी जीत गए और अपने पदों पर भी स्थापित हो गए, लेकिन इनका जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों को इसके मौत का खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब तक 1621 शिक्षक इस वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं। आपको बता दें कि पंचायत ड्यूटी के दौरान उत्तर प्रदेश में आंकड़े साबित हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 1621 शिक्षक इस वजह से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं अब जब ये मौतें सामने आई तो सरकार से अपील की गई कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, सरकारी शिक्षकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनके परिवारों को तक संवेदना पहुंचाई जा सके। लेकिन यहां संवेदना के नाम पर संवेदनहीनता दिखाई दी। आपको बता दें कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम, अगर पुलिसकर्मी होता है और वो सरकार के कामों पर अगर अपनी मौत उनकी हो जाती है या फिर ड्यूटी के दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसे शहीद का तमगा दिया जाता है। परंतु अगर
जहां अब दूसरी तरफ बात की जाए, वही पंचायत चुनाव में 1621 शिक्षकों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ा बोल रहा है कि सिर्फ 3 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। तो देखिए, साफ तौर पर दिखाई देता है कि मुआवजे के नाम पर यहां संवेदना की जगह हमें संवेदनहीनता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डीसी शर्मा, जो विस्तार से हमें इस पूरे मामले को समझाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस संवेदनहीनता का आखिर कारण क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीसी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले सवाल डीसी शर्मा जी, मैं आपसे ये करना चाहती हूं कि आखिर सरकारी आंकड़े और आपके शिक्षक संघ के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है? यदि ये अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट की है तो सरकार को उनको दंडित करना चाहिए, और अधिकारियों ने यदि सही रिपोर्ट की है और सरकार की तरफ से आंकड़े छिपाए गए हैं तो ये सरकार की नीयत में खोट है, मुआवजा नहीं देना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संगठन हमारा जिले पर इसकी शाखाएं होती हैं, ब्लॉकों में यूनिट होती है। हर ब्लॉक में 500 से लेकर के 1000-1500 तक अध्यापक होते हैं। वो ब्लॉक के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के सीधे संपर्क में होते हैं। जब इन अध्यापकों की डेथ होनी शुरू हुई तभी उन्होंने इन्फॉर्म करना शुरू किया, और हमने सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को लिख करके हम गुहार करते रहे कि ये चुनाव रोक दिए जाएं, मतगणना रोक दी जाए। लेकिन अभी आपने भी रिपोर्ट में दिखाया कि वो गुहार हमारी जो है नहीं सुनी गई, चुनाव भी हुए, मतगणना भी हुए। तो संगठन का क्या है कि जब कोई शिक्षक के साथ कोई परेशानी होती है तो वो संगठन को सूचित करता है। जब इन परिवारों के मुखियाओं की डेथ हुई तो इन परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने संगठन को सूचित किया कि हमारे परिवार के मुखिया की, हमारे भाई की, हमारी माँ की, हमारे पिता की, जो भी था उसकी इसमें मृत्यु हुई है। और उन्होंने बताया कि कारण जो है कि जब वो ट्रेनिंग में गए, इलेक्शन की या पोलिंग कराने गए या मतगणना में गए, उसके लौटने के बाद वो बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटलाइज हुए। तमाम लोगों की हॉस्पिटल में डेथ हुई है। कुछ लोगों को जब सांस की दिक्कत हुई वो लेकर के गए तब खत्म हो गए। कुछ लोगों का 10-20 लोग ऐसे भी हैं जो हार्ट अटैक से जिनकी मृत्यु हुई है। तो जो जो सूचनाएं हमारे पास आई, उन सूचनाओं को जब हमने संकलित किया तो उनकी संख्या 1621 हुई। 1621 की सूची हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। होना चाहिए था ये कि जो सूची हमने भेजी उत्तर प्रदेश सरकार उसका वेरिफिकेशन कराए कि जो परिवार से हमको डाटा मिला है वो सही है या नहीं है। तो 1621 में हो सकता है कोई ऐसा हो जिसकी मृत्यु किसी और कारण से हुई हो, या पंचायत चुनाव में ये भी हो सकता है कि 2-4 अध्यापक ऐसे हों जो पंचायत चुनाव में संलग्न ना रहे हों, ये तो संभव है। लेकिन 1621 की सूची को 3 की संख्या में बदल देना और बाकी सूची को भ्रामक बताना, ये सरासर शिक्षकों का, शिक्षक संगठनों का अपमान है। और इससे ये नहीं लगता कि कहीं भी जिम्मेदार लोगों की ये नियत है कि जो साथी हमारे शहीद हो गए उनके परिवार के लोगों को मुआवजा मिले। बेशक कहीं ना कहीं शिक्षकों का अपमान अपने आप में ही है कि जो शिक्षक सरकारी ड्यूटी करते हुए मारे गए हैं, अब उन्हीं की मौतों पर संशय दिखाई दे रहा है। आप अगर बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों को भी पूरी तरह से झूठा साबित किया गया है। तो डीसी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 3 आंकड़े इस वक्त पेश किए गए हैं। 3 मौतें जो सरकार कह रही है, वहीं 700 से ज्यादा मौतें जो विपक्ष कह रहा है, वहीं संघ कह रहा है, शिक्षक संघ कह रहा है कि 1621 लोगों की मौतें हुई हैं। तो आखिर इन तीनों आंकड़ों में फर्क इतना क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, विपक्ष का मुझे नहीं पता, विपक्ष ने किसकी संख्या दी है, क्या है, मुझे उनका नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि हमारे विशेष विभाग के मंत्री जी ने एक प्रेस नोट जारी किया, उस पर 3 उन्होंने किया है। बाकी जहां तक हमारे संगठन की बात है, हमने 29 अप्रैल को जब तक 3 चरण का चुनाव हो चुका था उस समय 706 लोगों की सूची सरकार को दी थी और कहा था कि चौथे चरण का चुनाव रोक दिया जाए और मतगणना रोक दी जाए, और उसके बाद नहीं रोका। तो 16 मई को हमने दूसरी सूची भेजी है, जो 706 की संख्या थी वो बढ़कर के 1621 की हो गई है। उसमें जो हमारे साथी मृतक हुए हैं उनका नाम, पद, किस विद्यालय में कार्यरत थे, किस जनपद में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके परिवार के जो आश्रित हैं उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो हमने जारी किया है, सरकार को भी दिया है। और जो लोग जो
आप जैसे पत्रकार साथी हैं, कोई मीडिया का साथी है, उन्होंने जब हमसे कहा कि आपने दावा किया है ऐसी सूची हमको भी दीजिए, तो मांगने पर हमने अपने पत्रकार साथियों को भी दी है। उसमें सबके परिवार के जो आश्रित हैं उनके सबके मोबाइल नंबर हैं, उसको फोन करके कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है। जी, अगर आंकड़ों की ही बात करें तो आपके द्वारा आंकड़े पेश किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 800 शिक्षकों की ड्यूटी पर ही मौत हुई है। वहीं जब तीसरे चरण के मतदान संपन्न हुए थे वही तब 706 लोगों की मौत हुई थी। वहीं जब आपने टोटल 800 का आंकड़ा कोई दिया आंकड़ा है तो नहीं है। तब 1621 800 शिक्षकों की मौत हुई है। तो 800 आपके का कोई आंकड़ों आंकड़ा के नहीं है। जी डीसी शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि आपके आंकड़ों के मानक क्या हैं? अरे साहब, ये आंकड़े नहीं है, आंकड़े निर्जीव वस्तुओं के होते हैं, ये आंकड़े हैं, ये जीवित परिवार के, हंसते खेलते परिवार के मुखिया थे, ये चले गए। और 1621 लोग जो है स्वस्थ लोग थे, और वो इस कोरोना महामारी में जो है पंचायत चुनाव में झोंक दिए गए और वो चले गए। आंकड़े नहीं है, ये परिवार के 1621 परिवार बर्बाद हो गए। और ये 1621 परिवार नहीं है। आज मैं माध्यमिक शिक्षक संघ के जो एमएलसी हैं माननीय सुरेश त्रिपाठी जी और दूसरे एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके बताया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के 425 प्रिंसिपल, लेक्चरर, उनके जो अध्यापक, क्लर्क, 425 माध्यमिक शिक्षा विभाग के चले गए। तो ये प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मिलकर के दोनों को मिलाया तो 2000 से अधिक अध्यापक जो है वो स्वर्ग से धार गया। और इसको आंकड़ा कहना तो ये तो मतलब सरासर कहना चाहिए क्रूरता है। ये साल 2000 से ज्यादा परिवार उजड़ गए, आंकड़े की बात कहाँ। जी डीसी शर्मा जी, मेरी संवेदना इस वक्त उन परिवारों वालों के साथ भी हैं और उन शिक्षकों के साथ भी हैं जो इससे पीड़ित हो चुके हैं। परंतु अगर हम मुआवजे की बात करें तो इस वक्त मुआवजा आंकड़ों के आधार पर ही दिया जाएगा। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आपके द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनमें आखिर आपके मानक क्या हैं, किन मानकों के आधार पर आपने ये आंकड़े पेश किए, आपने किस डेट से लेकर आप किस डेट तक के शिक्षकों की मृत्यु को आपने इस आंकड़ों में काउंट किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके आंकड़ों के मानक क्या हैं? आंकड़ों के मानक ये हैं कि जब इस पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण शुरू हुआ पहला, वो जब अध्यापकों के उस प्रशिक्षण में जाने के बाद वो संक्रमित होने शुरू हुए, उसके तब से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के और 16 मई तक के जितने अभी साथी हमारे शिक्षक, वो कोई सड़क चलते लोग नहीं थे, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, सरकार से वो वेतन लेते थे। उनके आंकड़े कैसे झूठे हो जाएंगे? तमाम हर जिले का बीएसए उनका वेतन रुकेगा इस महीने, आंकड़े कैसे फर्जी हो जाएंगे? 1621 शिक्षकों की मौत हुई है और जो लोग ये कहते हैं कि 3 मरे हैं तो उसमें 1618 का अंतर है। 1618 का अंतर है तो हमने तो पहले भी कई अपने आपके साथियों से कहा है कि अगर 1618 है तो उसमें 18 भी अगर कहीं किसी को जिंदे मिल जाए तो लाकर प्रस्तुत कर देंगे ये जिंदे आपका आंकड़ा गलत है। जी तो डीसी शर्मा जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने इस वक्त आपका आंकड़ा फेल करते हुए उन्होंने बोला है कि सिर्फ 3 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ 3 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा राशि देनी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े आपके गलत साबित किए गए हैं, क्या वो सिर्फ मुआवजे से बचने के लिए किए गए हैं? उनके कहने से आंकड़े गलत साबित नहीं होते। मैंने फिर कहा कि ये जीवित व्यक्ति थे, अपने परिवार के सपने थे और उन पूरा परिवार के सपने उन लोगों पर निर्भर थे। वो देखते देखते हमारे सामने चले गए, किसी के कहने से ये असत्य नहीं हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब 1621 मौतें हुई और 1621 मौत को 3 मौत गिना जाएगा तो नियत साफ दिखाई देती है कि ये आंकड़ों को झुटलाने की कोशिश है, लेकिन कोशिश करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। जी तो डीसी शर्मा जी, आपसे हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल करना चाहती हूं कि आखिर आंकड़ों को गलत साबित क्यों किया जा रहा है? शिक्षक संघ ने जो आंकड़े अपने पेश किए हैं उन्होंने बताया है कि 1621 शिक्षकों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। ऐसे में आंकड़े गलत साबित करके सरकार को क्या फायदा? आप राजनीति में भी नहीं है जो उनको राजनीति में घाटा हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आखिर कारण क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले फेज की जो महामारी आई कोरोना की, उसमें मृत्यु दर इतनी नहीं थी जितनी इसमें हुई है। और
जब ये पंचायत चुनाव कराए गए, पंचायत चुनाव में इतने कर्मचारी एक्सपायर हुए हैं कि अभी तो खाली मैंने एक संगठन ने सूची दी है। अगर हमारे प्रदेश के सारे कर्मचारी संगठन थोड़ा मेहनत कर लें और उनके जो सदस्य एक्सपायर हो गए उनकी सूची तैयार करके सरकार को दे दें, तो हो सकता है कि दूसरे फेज में जितनी मृत्यु घोषित की गई हैं उतनी मृत्यु हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों ही बैठ जाएं। तो इसको स्वीकार करने में जिम्मेदार लोगों को कई प्रकार से परेशानी हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनके लिए उचित प्रतीत होता है। तो जब ये 1621 प्राथमिक के हैं और 425 आज माध्यमिक के भी आ गए, ये 2000 हो गए। इस प्रदेश में 100 से अधिक विभाग हैं। जब अन्य विभागों के भी आएंगे तो अधिकारी लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया है कि ये मुआवजा जो है सरकार को बड़ी संख्या में लोगों को देना होगा। इसलिए सरकार इस पर, मुझे लगता है जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर पहल करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को ये संवेदना रखनी चाहिए कि जो जिन हालातों में एक जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, सामान्य व्यक्ति, वो घर से बाहर पैर रखने में डर रहा है। सरकार भी कह रही है घर से बाहर पैर रखने में आपको खतरा है। एक तरफ सरकार सामान्य व्यक्ति को घर में रोक रही है, उसने कहा कि कर्मचारी जाके चुनाव कराएं, और वो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके सरकार के आदेश को सिर पर रख करके चुनाव कराने निकल गया। उसने चुनाव कराया, उसने काउंटिंग कराई, लोकतंत्र के सारे मूल्यों की रक्षा करने में उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार के आदेश को मानकर जिसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, उसको 1 करोड़ रुपए का मूल्य कुछ भी नहीं है। सरकार को होना चाहिए कि उन परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति रखे, पूरी संवेदना रखे। और कल से जैसा मेरी जानकारी में आया कि तमाम विपक्षी दल जो मृतक शिक्षक हैं उनके परिवार को फोन करके सांत्वना दे रहे हैं। अगर यही काम सरकार के जिम्मेदार लोगों ने किया होता तो शायद मृतक शिक्षकों के परिवारों को काफी कुछ राहत मिली होती कि अगर हमारे साथी उस सरकार के कहने पर अपने प्राण गंवा गए, तो कम से कम सरकार के जिम्मेदार लोग हमारा दुख दर्द पूछने को हमको फोन तो कर रहे हैं। तो उनको फोन करना बहुत दूर की बात है, उनको मुआवजा देना बहुत दूर की बात है। उनके 1621 को शोक संवेदना के 2 शब्द कहने पर भी इनको आपत्ति हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बेशक कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता ही है जो साफ तौर पर इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं डीसी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगी कि आपने जो आंकड़े इस वक्त पेश किए हैं, क्या उसी प्रकार से कोई और भी शिक्षक संगठन या संघ है जिन्होंने आपका समर्थन करते हुए ऐसे आंकड़े पेश किए हो? नहीं, संख्या सब बता रहे हैं, अभी सूची का मुझे नहीं पता किस किसने दी है। आज माध्यमिक शिक्षक संघ के जो 2 माननीय सदस्य विधान परिषद में, सुरेश त्रिपाठी जी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने अपना पत्र जरूर मुझे दिया है और उन्होंने बताया है, क्योंकि एक महासंघ है जिसमें तमाम शिक्षक संगठन है प्रदेश के 18, और उस महासंघ की भी जिम्मेदारी मेरे पास है के रूप में। तो उन्होंने मुझे बताया कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसके भी 425 प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रिंसिपल और क्लर्क जो श्रेणी के या चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, वो उनके भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं इस कोरोना काल में, इस पंचायत निर्वाचन जी। डीसी शर्मा जी, जैसा देखने को मिलता है कि राज्य में अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, मान लिया जाए पुलिसकर्मी, अगर ड्यूटी करते वक्त उसकी मौत हो जाती है या फिर वो घायल हो जाता है और बाद में अस्पताल में या घर में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे शहीद का तमगा दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षकों की, तो वह भी सरकार की ही ड्यूटी कर रहे थे, सरकार का ही काम कर रहे थे, जिसके बाद उनकी इस प्रकार से मौत हुई है। तो पर उन्हें शहीदों का तमगा देने के बजाय उन्हें झूठा साबित किया जा रहा है। ऐसे में आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं है? ये शिक्षकों के साथ ही भेदभाव नहीं, इसमें जो कर्मचारी हैं वो उनको भी नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी भी इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि इन सबको, इनकी इन्होंने शहादत दी है, ये सब शहीद हैं और सरकार को उनके प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए। लेकिन आपने भी, जब से आपकी डिबेट शुरू हुई है, तब से आपने कई बार उस शब्द का प्रयोग किया, संवेदनहीनता का। तो ये वो सही शब्द है कि जो व्यवहार है वो संवेदनहीनता ही दर्शाता है। जी देखिए,
अगर बात करें संवेदनाएं हमारी उस परिवार वालों के साथ हैं, परंतु अगर हम बात करें तो इस वक्त आंकड़ों पर ही घमासान मचा हुआ है। हम अपनी संवेदनाओं को अपने साथ लेकर इस चीज पर चर्चा नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं संवेदनाओं से हटकर भी इस मुद्दे पर बात करनी होगी, क्योंकि इस वक्त संवेदनाओं से बढ़कर उन परिवारों का दर्द है, उन परिवारों की बात है जिन्हें पूरी तरह से इस वक्त झूठा साबित किया जा रहा है। तो उन्हें झूठा साबित करने से बचाने के लिए ही हम आपसे इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कतई ये नहीं चाहते कि किसी भी इंसान को लेकर संवेदनहीनता की भावना हमारी तरफ से पहुंचे। वहीं मैं आपसे अगला सवाल करना चाहती हूँ कि शिक्षकों का काम होता है पढ़ाना, और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षकों के पद पर इसीलिए तैनात किया गया है कि वह स्कूलों में जाए और बच्चों को पढ़ाए और अब आगे का भविष्य बनाए। पर उनसे इस तरीके की ड्यूटी करवाना आपको किस हद तक सही लगता है? ये सरासर गलत है। हमने समय समय पर संगठन ने जब जब शासन से, सरकार से वार्ता हुई, हमने कहा कि शिक्षकों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन गया है, उसमें भी दिया है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य ना लिया जाए। आज भी ये खाली पंचायत का जो प्रश्न है ये सबके द्वारा उठ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी प्रदेश के तमाम जिलों के जो कोविड कंट्रोल रूम है उसमें बेसिक का शिक्षक ड्यूटी कर रहा है, और उसमें भी लखनऊ में, उन्नाव में, कई जिलों में कई शिक्षक संक्रमित हुए और संक्रमित होकर के उनकी मृत्यु हो गई। हमने बराबर इस प्रश्न को उठाया है। हम हर समय सदैव कहते रहे कि शासन साल भर तो शिक्षकों से राशन बंटवाता है, जनगणना कराता है, वोट बनवाता है और ये मतगणना कराता है, मतदान कराता है। कोई काम ऐसा नहीं है सरकार का जो शिक्षक नहीं करते हैं। और उसके बाद शिक्षा क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी की बात जब की जाती है तो ये मतलब कहना चाहिए ये डबल स्टैंडर्ड है। ये जो है ठीक नहीं है। हमने इसका सदैव विरोध किया है, लेकिन शासन में बैठे जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सरकार को गुमराह करते हैं और बहुत ही उनका अशोभनीय व्यवहार शिक्षकों के प्रति है। इतनी मौत होने के बाद भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके अवगत कराया कि प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार आज भी शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। उनको कोविड कंट्रोल ड्यूटी से मुक्त किया जाए। अरे भाई, कोविड नियंत्रण के लिए जो ट्रेंड लोग हैं, जो कोविड के बारे में सारी चीजें जानते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, वो तो रोकथाम कर सकते हैं। जो व्यक्ति कोविड की ट्रेनिंग नहीं लिया है, जिसको उसके रोकथाम के तरीके नहीं पता है, वो तो सिवाय अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा वहां पर क्या करेगा। लेकिन इतना कहने के बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं है, कोविड कंट्रोल रूम से नहीं हटाया। दूसरी बात मैं आपको जोड़ूंगा कि अभी बार बार आपने कहा कि आंकड़े झुटलाए जा रहे हैं। मैं आप और आपके साथी, मीडिया के जितने साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने जो सूची जारी की है उसमें सभी शिक्षकों के जो आश्रित हैं उसके आगे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पूरी तरह से आशान्वित नहीं होता है, कोई तथ्य छिपाता है, हमने पूरी उसकी जांच करके अपने साथियों से पूछ करके सब उनके मोबाइल नंबर लिखे हैं। कोई भी साथी मीडिया का संबंधित नंबर्स पर फोन करके उनके आश्रित को पूछ सकता है कि भाई आपके परिवार के जो मुखिया थे उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, मृत्यु हुई तो किस कारण से हुई, किस तिथि को हुई। तो जब हमने सब क्लियर किया हुआ है तो फिर उसका और वेरिफिकेशन का क्या तरीका है ये सरकार बताए, या जो उस पर शक करता है वो कोई बताए। जी, तो डीसी शर्मा जी, लगातार देखा गया कि पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले और पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद और मतगणना से पहले भी आप लगातार कोर्ट के दरवाजे आप लोगों ने खटखटाए और उनसे अपील की कि चुनाव को रोक दिया जाए या चुनाव के बाद मतगणना को रोक दिया जाए। पर सरकार, कोर्ट की तरफ से आपकी जो आप लोगों ने याचिका दायर की थी उसको खारिज कर दिया गया। तो ऐसे क्या कारण रहे जिस वजह से ये याचिकाएं आपकी खारिज की गई? क्या आपके जो तथ्य वहां पेश किए गए थे वो कमजोर साबित हुए? नहीं, हमने याचिका नहीं की थी। मैं बताना चाहता हूं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जब प्रशिक्षण शुरू हुआ तब मेरे पास हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने फोन करना शुरू किया, शिक्षकों ने फोन करना शुरू किया कि अध्यक्ष जी, महामारी तेजी से बढ़ रही है और जिस प्रकार से प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं उसमें जो प्रशिक्षण कराने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो मंच बना करके बैठ जाते हैं ऊपर। जितने बड़े मंच पर वो 2 अधिकारी बैठते हैं, उतनी बड़ी जगह में नीचे 2000 लोग रहते हैं और ये भीड़ जो है इकट्ठी हो रही है।
इसमें देखिए तमाम लोगों की जानें चली जाएंगी, इसमें ये चुनाव रुकवाई। जब मैंने ये देखा मेरे पास मतलब मृत्यु की सूचना आनी शुरू हो गई 10 अप्रैल तक, तब मैंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके सारी स्थिति अवगत कराया कि इसमें तमाम जान को खतरा है, तमाम लोगों की जानें जा सकती हैं और वर्तमान जो है ये समय पंचायत चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है और इसमें पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उसके बाद उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। 10 दिन में मेरे पास फिर मृत्यु की सूचनाएं आनी शुरू हुई। सैकड़ों मृत्यु की सूचना जब आई तो 12 अप्रैल को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 22 अप्रैल को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके फिर अवगत कराया कि ये परिस्थितियां हैं, इसमें सैकड़ों शिक्षकों की जान जा रही हैं और जा सकती हैं, ऐसे में आपको इसमें आवश्यक निर्णय लें। कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 28 तारीख को मेरे पास 577 शिक्षकों की सूचना जब आई तो मैंने सरकार को वो सूचना दी और 29 को जब मैं सूची बनवा करके मैंने तैयार की तो वो 706 की संख्या हो गई। 30 को हमने वो भेजा और कहा कि अब आपने चुनाव करा लिया तो कम से कम मतगणना रोक दीजिए। जो जब 30 तारीख तक इन्होंने मतगणना भी नहीं रोकी तब हमने मतगणना बहिष्कार का निर्णय लिया। 30 को ही हमारी जानकारी में आया कि कल 1 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका शायद स्वतः संज्ञान लिया है और मतगणना रोकने पर सुनवाई है। तब हमने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखी। अपने 706 शिक्षकों की जो मृत्यु की सूचना थी उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अवगत कराया, लेकिन जो सरकारी पक्ष था उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जो अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की उसमें उन्होंने दिखाया कि हम मतगणना कराएंगे, कोई कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसका कोई उल्लंघन नहीं होगा, उसका 100% पालन जाएगा, किसी को कहीं से भी कोई कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार के पक्ष की बात से सहमत हुए और उन्होंने इनको मतगणना कराने की अनुमति दी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको मतगणना कराने की अनुमति दी तो हमको लीगली और मोरली हमारा फर्ज बनता था कि हम अपना कार्य बहिष्कार का निर्णय था वो वापस ले। हमने वापस लिया और शाम को 1 तारीख की शाम को ही मुख्य सचिव महोदय से भी वार्ता हुई, उन्होंने भी आशान्वित किया कि नहीं सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन 1 को जब मतगणना हुई तो किस प्रकार से सारे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई वो आपके मीडिया के साथियों ने, चैनल ने सब दिखाया, समाचार पत्रों में उसके तमाम फोटो आए। तो ये सब पूरी प्रक्रिया थी और हम बराबर इनसे कहते रहे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि पहली चरण की जो महामारी थी ये उसके अनुसार और इसमें जो अंतर था उसका आकलन करने में सरकार के लोग इसमें विफल रहे और निर्वाचन आयोग भी विफल रहा। इनको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो है दूसरी जो वेव आई है ये इतनी प्रलयकारी होगी कि इतने हजारों लोगों की इसमें जान चली जाएगी। जी, तो डीसी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपने सूची इस वक्त पेश की है जिसमें आपने बताया है कि 1621 शिक्षकों ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या ये सभी शिक्षक जो इनकी मृत्यु हुई है इसका कारण कोविड रहा है या अन्य भी ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इनकी मौत हुई है? नहीं, कुछ हार्ट अटैक से भी डेथ हुई है। उसमें कुछ लोग 10-20 लोग ऐसे हैं जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लौट रहे थे, एक्सीडेंट में डेथ हो गई है उनकी, है ना जी। लेकिन 90% लोग जो उसमें है 90% वो कोरोना से उनकी भी मौत हुई है। जी, तो डीसी शर्मा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से अब आपने देखा कि सरकार की तरफ से आंकड़ा पेश कर दिया गया है जिसमें साफ तौर पर बोला गया है कि सिर्फ 3 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी पंचायत ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। ऐसे में शिक्षक संघ का अब अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, हम जो पत्र आया है 3 मौत का, उसके बाद हमारे जो शिक्षक महासंघ के दोनों सदस्य विधान परिषद है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर पत्र लिखा है कि ये जो जिसने भी ये बयान दिया है वो गलत है और इससे प्रदेश के शिक्षकों में आक्रोश है और इससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल हुई। और मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया है। तो हमको उम्मीद है कि सरकार जो है, जो ये एक गलत आंकड़ा घोषित किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, इसको वापस लेगी और जो साथी हमारे इस कोरोना काल में काल कवलित हो गए उनको, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देगी और उनकी जो सेवा शर्तों के अनुसार उनके जो देयक हैं सरकार उनका भुगतान करेगी। हम अभी इसका इंतजार करेंगे। अगर कहीं हम देखते हैं कि इसमें कहीं हीलाबाली है या
जो बातें कही जा रही हैं सरकार के द्वारा वो केवल दिखावटी हैं, उनमें कहीं सत्यता नहीं है। अगर हमको इस प्रकार का कहीं दिखाई देगा तो संगठन के जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के तरीके हैं उस प्रकार से हम विरोध करेंगे। और ये निश्चित है कि हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है, वेतन भत्तों के नुकसान बर्दाश्त किए हैं, महंगाई भत्ते में हमारे करोड़ों रुपया हमारे साथियों का गया, हमने वो भी बर्दाश्त किया है। 5 साल में हमारे साथी को किसी को प्रमोशन मिला, हमने वो भी बर्दाश्त किया है। हमने 1,59,000 विद्यालयों में से 1.25 लाख विद्यालयों में सरकार ने पद समाप्त कर दिए, हमने वो भी बर्दाश्त किया। हमने जो बराबर अधिकारी है पिछली पहली वेव में विद्यालय बंद होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षकों को बंद विद्यालयों में बैठने के लिए मजबूर किया, शिक्षकों ने वो भी बर्दाश्त किया है। हम सिर्फ ये सब इसलिए बर्दाश्त करते रहे हैं क्योंकि कर्मचारी संगठनों पर, शिक्षक संगठनों पर ब्यूरोक्रेट, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि ये वेतनभोगी लोग हैं, उसके बाद भी हर समय आंदोलन पर रहते हैं। तो शिक्षक है, और शिक्षक में जहां तक हम बेसिक शिक्षा परिषद के लोग हैं, हम तो सरकारी हैं, ना तो हम चुनाव एमएलए का लड़ सकते हैं, ना एमपी का लड़ सकते हैं, ना प्रधानी का लड़ सकते हैं, हम कोई चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे प्राथमिक जो बेसिक शिक्षा परिषद का शिक्षक है वो 62 वर्ष की आयु तक बच्चों के भविष्य को संभालने का काम करता है, वो शिक्षा देने का काम करता है। उसका कोई राजनीतिक गतिविधि से, राजनीतिक प्रक्रिया उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन वेतन भत्तों की चीजों पर संगठन फिर भी नरम रहे। अगर हमारे साथियों की मौत के बाद उन मौतों को भी नहीं गिना जाएगा, उनको भी भ्रामक बता दिया जाएगा, उनके जो परिवार रह गए उनके भविष्य के लिए सरकार के द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उनकी सेवा शर्तों के हिसाब से उनको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो अब शिक्षक संगठन फिर इसका विरोध करने के लिए उसकी संवैधानिक मजबूरी होगी। जी, तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डीसी शर्मा जी, जिन्होंने पूरी तरह से हमें समझाने की कोशिश की कि आखिर शिक्षकों की मौत के आंकड़ों में इस प्रकार से जो हेरफेर दिखाई दे रहा है और आंकड़ों में आप जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, आखिर उनके कारण क्या है, और हमने उनसे जाना कि आखिर क्या वजह रही जिन वजह से इतने भारी संख्या में शिक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता साफ तौर पर दिखाई देती है कि जहां एक तरफ वो शिक्षक जो सरकारी ड्यूटी कर रहे थे, सरकार का काम कर रहे थे, जो शिक्षक अपने काम के अलावा दूसरे काम कर रहे थे, उनकी आज जब मौत हो जाती है तो सरकार उनके आंकड़ों को ही झूठा साबित कर देती है। वो शिक्षक जो सरकारी काम के लिए अपनी जान गंवा बैठे, जिन्हें शहीदों का तमगा मिलना चाहिए था, आज वो झूठों का तमगा लेकर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार सिर्फ मुआवजे की राशि के लिए शिक्षकों को झूठा साबित कर देगी। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा को विराम देना चाहेंगे और आगे इसी तरीके से चर्चाएं जारी रखेंगे और शिक्षकों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।